वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में इसके पहले हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के पहले हम लोगों ने देखा था प्राकथन। 2 सोपान पूरा हो गया। प्रथम सोपान था हमारा वर्ण विचार, इसके पहले था प्राकथन, प्राकथन के बाद था प्रथम सोपान वर्ण विचार। द्वितीय सोपान में है संधि, संधि विचार। अब हम देखते हैं संधि को। क्लास देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो इकट्ठा करेंगे तो दिक्कत होगी, वीडियो थोड़ा लंबी होती है, देख करके घबराने का नहीं। जब समय मिले तब आधा घंटा देख लेने का, वहीं रोक दिया करिए, फिर आगे से देख लिया करिए। चीज़ें समझ में ना आए तो पूछिए, लेकिन ये नहीं वीडियो लंबी बनाते हैं क्योंकि समय कम है। टारगेट ये भी है कि परीक्षा तक जितना सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। अगर छोटी छोटी वीडियो करेंगे तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, इसके चक्कर में हम वीडियो थोड़ा लंबी बना देते हैं। देखिए संधि विचार, पहले ये जानते हैं संधि कहते किसको हैं। संहिता का अर्थ क्या बताया गया था? संधि ना, परः सन्निकर्ष संहिता। आप देखेंगे पृष्ठ पे आ जाइए, पृष्ठ हमको लगता है 44 है क्या ना, 43 44 पृष्ठ पर है ना। द्वितीय सोपान संधि विचार। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द होते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जब 6 अनुबंध इत्यादि को पढ़ रहे थे, 6 संसाधन, प्रत्येक वाक्य में कई शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द का, जैसे कोई वाक्य बोलते हैं वह विद्यालय जाता है या राम विद्यालय जाता है, तो ये राम विद्यालय जाता है एक वाक्य हुआ कि नहीं हुआ ना। या राम घर से विद्यालय जाता है तो राम घर विद्यालय, ये सब क्या है? एक एक शब्द है और शब्द मिल करके क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो कह रहे हैं ऊपर कहा जा चुका है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। प्रत्येक वाक्य में कई शब्द हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ, वो किसी स्वर से आरंभ हो सकता है और किसी व्यंजन से आरंभ हो सकता है। कोई ऐसा शब्द हो जो किसी स्वर से आरंभ हो या तो किसी व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो जाता है। वो किसी स्वर में अंत हो सकता है, किसी व्यंजन में अंत हो सकता है और किसी विसर्ग में भी अंत हो सकता है। ये ज़्यादातर हम लोग संधि में देखने को मिलता है ना। फिर भी हम देख ले रहे हैं एक आध उदाहरण को। जैसे कह रहा है कि वह कोई स्वर से आरंभ हो, शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ हो। वो किसी स्वर से आरंभ हो सकता है अथवा कोई व्यंजन से। जैसे स्वर से आरंभ होने का, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्रम ना। तो ये किससे शुरू हो गया? स्वर से ना। वो किसी स्वर से शुरू हो सकता है। क्या लिखा है? वह किसी स्वर अथवा व्यंजन से भी आरंभ हो सकता है। व्यंजन क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं सच्चित, बनता है ना, सच्चित बनता है, तो ये किससे आरंभ है? ये व्यंजन से आरंभ हो गया। ठीक, ये किससे आरंभ है? स्वर से आरंभ है। ये लिखा है। कह रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ, आरंभ माने शुरू हो, वो कोई शब्द हो सकता है, वो किसी स्वर से भी शुरू हो सकता है और किसी व्यंजन से। हम लोगों ने पढ़ा है स्वर 9 है, उसी 9 स्वर में आ भी आता है ना, ये स्वर से आरंभ है। फिर हमने देखा स है सच्चित में, वो किसी व्यंजन से आरंभ है। जैसे हो गया महान, महान किससे आरंभ होगा? व्यंजन से ना, महान ले रहे हैं। ठीक, महान हो गया। या कह सकते हैं वारी हो गया, दधि हो गया, इत्यादि बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। फिर कह रहे हैं किसी स्वर अथवा व्यंजन अथवा अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। वो स्वर में भी अंत हो सकता है और किसमें? व्यंजन में भी अंत हो सकता है, अनुस्वार में भी अंत हो सकता है। अब देखिए ये व्यंजन में अंत है कि नहीं? व्यंजन से शुरू है, व्यंजन में अंत है। ये देखिए स्वर से शुरू है, व्यंजन में अंत है। वो कोई अनुस्वार भी हो सकता है। जैसे ले लेते हैं अनुस्वार रामम, अब अनुस्वार आ जाएगा
अंत हो जाएगा, या फिर कह रहे हैं विसर्ग में भी अंत हो जाता है, रामः, हरि, ये सब पद है कि नहीं है ना, कृष्णः, ये सब हो जाएगा। ये विसर्ग में अंत हो सकता है, वो स्वर में भी अंत हो सकता है। जैसे लीजिए स्वर में अंत का देख लेते हैं, कोई उदाहरण बताइए। जैसे विद्यालय बन जाएगा क्या, विद्यालय, ये किसमें अंत है, स्वर में अंत है। शुरू किससे है, व्यंजन से शुरू है ना। विद्यालय ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो स्वर से अंत हो, व्यंजन से शुरू हो ना, या व्यंजन में अंत हो, अनुस्वार में अंत हो, विसर्ग में अंत हो, यही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये स्वर अथवा व्यंजन से शुरू होती है। कोई भी संधि वो या तो स्वर से शुरू होगी या तो व्यंजन से। किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो जाता है। कहाँ कहाँ अंत होगा, वो किसी स्वर में, किसी व्यंजन में और किसी अनुस्वार में या विसर्ग में अंत। अब एक एक उदाहरण देखने को मिला, ये अनुस्वार में अंत है, विसर्ग में अंत है, व्यंजन में अंत है और स्वर में अंत है, मिला ना। ये 4 उदाहरण दिए, ये चारों का उदाहरण एक एक ठो हमने दे दिया है। दधी हो सकता है, दधी किसमें अंत है ना, दधी, वारी ना बन जाएगा ना, जल स्वर में अंत है, व्यंजन से शुरू है, बन जाएगा ना। 2 शब्द जब पास पास आते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे, कुछ था नहीं इतना परीक्षा में, इसमें कुछ पूछने वाला भी नहीं है। 2 शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब 2 शब्द क्या होते हैं, पास पास आते हैं, जब 2 शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता, निकटता माने समीपता, पास आने के कारण शब्द के अंतिम वर्ण, एक तरह से ये जो परिभाषा बताई जा रही है वो संधि की परिभाषा है, यही है ना। कह रहे हैं कि शब्द के अंतिम वर्ण अथवा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही होता है। कोई उदाहरण को ले रहे हैं, जैसे ये लिखा गया है विद्यालय, विद्यालय को ही ले रहे हैं। ये क्या है, विद्या धन आलय। देखिए उदाहरण इसमें बैठ जाएगा। क्या कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या दिख रहा है, आ ना, तोड़ेंगे तो दा है, या है, फिर क्या है, आ है ना विद्या में। फिर इधर क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही लिखा है ना। दोनों में क्या होती है, निकटता हो जाती है, समीपता हो जाती है। जब 2 लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाता है सबके जीवन में। आप अपने जीवन में भी देखेंगे ना। अब एक दूसरे के साथ जब लोग निकट होते हैं, समीप होते हैं, तो क्या होता है, प्रेम बढ़ता है और दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो कम से कम होने वाला परिवर्तन हो जाएगा। 2-4 घंटा लोग बतियाने ही लगेंगे, बहुत सारा परिवर्तन। और एक लोग नहीं बतियाते हैं, दोनों लोग मिल करके कोई परिवर्तन हो जाता है। कह रहे कि एक दूसरे के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। दोनों में क्या होता है, कुछ। अब देखिए शादी के बाद लड़कियां दूसरे स्थिति में होती हैं, 2 लोग मिलते हैं कि नहीं, और ये तभी संभव है जब लोग निकट होंगे। भाई दूर दूर रह के तो शादी विवाह होगा नहीं ना। ये निकट जब लोग एक दूसरे के पास, 2 परिवार क्या होता है, एक साथ मिलता है। और आप देखेंगे लड़कियों में भी बहुत सारा परिवर्तन होता है, और लड़कों का तो बस मुंह ही बता देता है कि इनका शादी हो गया है ना। और लड़कियां तो मान लो तमाम श्रृंगार सज्जा बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं। और कब ये परिवर्तन हुआ, जब 2 परिवार, आप ऐसे समझना भाई, ये एक लड़की खानदान है, इधर लड़का खानदान है, यही ना। अब ये दोनों मिले, अच्छा इसमें हाई जान होकर बी द वा ई द कुल होकर परिवार हो, या हरो कुल परिवार हो। हाई आ लड़का लड़का हैं, लड़का लड़की हैं, ऐसा समझ लीजिए। अभी नहीं कहिएगा सवर्ण में दोनों लड़के लड़के मान लिया ना, तो कुछ भी ऐसे ना हो जात बा, लड़की लड़की वाला, लड़का लड़का वाला।
तो वो लोग भी अपना कोई लड़का बन जाता है, कोई लड़की बन जाता है ना। अभी फिलहाल आप ये समझना कि ये एक लड़का है एक लड़की है और ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन होता है ना, सबके जीवन में होता है। तो लड़कियों का तो कुछ दिखता है, पर लड़के लोग से पूछिए तो वो लोग भले बिंदी और सिंदूर तो नहीं लगाते हैं, पर उन सभी लोगों का चेहरा बता देता है कि इनका शादी ब्याह हो गया है। इतना झंझट में बेचारे पड़ जाते हैं। पहले का जीवन बड़ा आसान होता है। अब किसी लड़के से पूछेंगे तो हमको लगता है सब परेशान रहते हैं, उदास चेहरा। देखो आरती जैसे लोग मिल जाएंगे सब उदास रहेंगे ना। और देखिए इधर गुलाब है, हमेशा जब देखो तो मुँह 36 से बजल रहा था ना, मुंह पे 12 बजल एकर मतलब जान लिया कि इनकर शादी ब्याह हुई, पूछे कि ना पड़ेला। हम तो पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो ही गया है कहीं ना कहीं कि ये देखने में लग जाता है कि ये लड़का शादीशुदा है कि नहीं। ये चेहरा बता देता है, ये परिवर्तन बताता है, दो लोगों की निकटता बताती है। और दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते तो कुछ ना कुछ परिवर्तन दोनों में होता है, कभी कभी एक में भी होता है। इसको आप अपने जीवन में लीजिएगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण कहते हैं कि हिंदी भाषा को ले लेते हैं, तो पहला उदाहरण ये कहते हैं कि हिंदी भाषा को ले रहे हैं। जब हम संभाल कर बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, संभाल कर बोलते हैं, तब तो कहते हैं कि चोर ले गया ना। चोर क्या किया, ले गया। आराम से जब कोई चीज़ आराम से जब कहेंगे चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा, किंतु इन्हीं वाक्यों को जल्दी में बोला जाए, माने शीघ्रता से बोला जाए, तब क्या बोलते हैं, चोर ले गया। क्या किया, चोर ले गया। जहाँ चोर था वहाँ र के स्थान पे क्या बन गया है, ला ना। लोग जल्दी में ही कहते चोर ले गया, मार डाला। चोर चोरी भी किया, मारा भी, और यही होता भी है ना। चोर आता है तो आप चिल्लाएंगे, आप सोचेंगे हमारे घर का सामान नहीं ले जाए, तो फिर वो चोर ले भी गया और मार डाला। और जब आदमी घबराया हुआ रहता है, चोर ले के गया है और मारा भी है, तो कौन इतना आराम से बोलेगा चोर ले गया मार डाला, नहीं बोले चोर ले गया मार डाला, पहुंच जाऊंगा ना। जा को च कर देते हैं, चोर ले गया मार डाला, अब पहुंच जाऊंगा, जबकि पहुंच है ना, च के स्थान पे क्या हो गया है, जा हो गया है ना। फिर क्या कह रहे हैं, किंतु इन्हीं वाक्यों को बहुत जल्दी में बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा, चोर ले गया मार डाला, पहुंच जाऊंगा। और आप इसको जीवन में भी देखते होंगे, बोलते हैं लोग ना। हम लोग भी हो सकता है कभी कभी जल्दी में हो जाता है। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। जो बोलचाल की भाषा है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी प्रकार कह रहे हैं, इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता है। जो साधारण वक्ता है भाई, जो व्याकरण का अध्ययन नहीं कर रहा है, वो क्या है, साधारण वक्ता है। तो जो साधारण वक्ता है वो इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अथवा दूसरे की बोली को सुने तो इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। बात समझ में आई। कह रहे हैं कि जो साधारण वक्ता है वो इस बात को नहीं जान पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जो व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं वो इसी को क्या कह दिए, संधि कर दिए ना। जो ये शीघ्रता इत्यादि में बोला गया है, संधि का साधारण अर्थ है मेल। वैसे बहुत सरल है, पर कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, बहुत सरल पूछे हमको लगता है तो ये पूछ दे, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। जब दो परिवार मिलता है तो क्या होता है, मेले तो होता है। और जब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर कभी कभी विच्छेद भी होता है। आज के सिस्टम में जिसको लोग तलाक कहते हैं, डिवोर्स कह रहे हैं ना, तो या तो संधि, पहले संधि होती है 2 साल 4 साल 8 साल चला और फिर क्या हो गया, विच्छेद हो गया। विच्छेद मतलब फिर उस परिवार में क्या हो गई, दूरियां हो गई ना। तो संधि और विच्छेद दोनों समझिएगा। इसी परिवर्तन को संधि का साधारण अर्थ क्या होता है, मेल ना। दो वर्णों के लिए करें, संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होने चाहिए। भाई देखिएगा, जब तक आदमी सटेगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। कह रहे हैं कि इसमें दो लोगों को, वैसे हमारे दिमाग में परिवार घुस जा रहा है। कह रहे हैं कि संधि के लिए इन वर्ण को एक दूसरे के पास क्या होना चाहिए, सटे हुए होना चाहिए। जब तक लड़की लड़का खूब नहीं बतियाएंगे भैया गड़बड़ा जाता है। अब लोग झूठा कहते हैं बात नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। संदेश पढ़ लीजिए, जो लोग नहीं करते हैं वो भी करने लगेंगे। अब नीलम बची हैं खाली, तो वो लोग भी बतिया लेंगे कम से कम। कह रहे हैं कि वो सटे हुए होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती है।
और ये बात हम आरती को विशेष रूप से कहते हैं। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती, इनके घर वाले पकड़ के संधि करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये कहती है कि अभी बात बन नहीं रही है। हाँ, तो हम रोज़ यही कह रहे हैं। और जब ये जाएंगी तो ये वाली वीडियो स्पेशल अपने पति को दिखाएंगे, देखो तुम्हारी मैडम को भी ये बात पता है, तो कोशिश करना कि संधि रहे। हम इसको काटेंगे भी नहीं, हम इसको ऐसे अपलोड कर देने वाले हैं। हाँ, दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती है। ये आरती विशेष रूप से देखो, पाणिनि भी कह रहे हैं कि दूरवर्ती शब्दों में गुलाब एक चक्कर में कमाए ना जाते हुए संधि के चक्कर में ई है एक भागत पर आती, हमें समझ में ना आवत है। ए भाई, हम ये बात नहीं कहे हैं। भागने का मतलब ये नहीं है, हमारे भागने का मतलब मात्र इसी से है कि भाई जब आप नज़दीक रहेंगी तभी तो संधि होगी। अभी अपने पति से दूर हैं और संधि के लिए यही कह रहे हैं, व्याकरण भी आपका यही कह रहा है, इसे आप समाज में भी जोड़ के देखें। अच्छा, प्रेम देखिए तो जनरली होता भी तभी है ना, जब लोग क्या है एक दूसरे के पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। दूर रहेंगे प्रेम कहाँ से होगा? संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इसी समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। आपसे पूछेगा परीक्षा में संधि का अर्थ क्या होता है ना, संधि का पर्यायवाची क्या होता है, तो कह दीजिए संहिता। संधि मतलब संहिता। नीचे सूत्र दिया है परः सन्निकर्ष संहिता। मैंने बताया था सन्निकर्ष का अर्थ होता है निकट ना। जब एक वर्ड किसके एक दूसरे के क्या हो जाए, निकट हो जाए, तब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन होगा। फिर क्या कह रहे हैं, वर्णों की समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है। संस्कृत भाषा में संधि का क्या नियम है? जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो, जिन शब्दों में क्या हो, निकटता की घनिष्ठता हो, उसमें संधि अवश्य होगी। जब दो लोग बहुत निकट होंगे तो वहाँ संधि अवश्य होगी। जहाँ निकटता घनिष्ठ ना हो वहाँ संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है ना। इसके लिए एक सूत्र है, नीचे ना श्लोक है, संहितैक पदै नित्या नित्या धातोपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी हम लिख देंगे इसको। ऊपर देखिएगा लिखा है एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में। एक पद जैसे भवनम था ना, भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बोधन अनम। देखिएगा, या पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। पौधन अकः। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में, पावकः एक ही पद है ना, एक पद में भी संधि नित्य होगी। आपको यही समझना है। नीचे लिखा है संहितैक पदै नित्या ना, संधि ए संहितैक माने एक पद में, संहितैक पदे नित्या माने एक पद में। नीचे देखिएगा एक जो श्लोक लिखा है संहितैक पदे नित्या, संधि एक पद में नित्या माने नित्य होगी। संधि एक पद में नित्य होगी। नित्या धातु उपसर्गयो, और कहाँ संधि नित्य होगी? धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होगी। और कहाँ नित्य होगी? नित्या समास से लिखा है ना, संधि और कहाँ नित्य होगी? समास में नित्य होगी। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में जो बोलने वाला है उसकी विवक्षा माने इच्छा, उसकी इच्छा पर निर्भर होगी कि संधि कार्य करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ संधि कार्य किया जाए या नहीं किया जाए। तो देखिए, एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच कंडीशन है, कहाँ कहाँ हो रही है? एक पद में संधि नित्य होगी, ये पॉइंट है। एक पद में, एक तो किस में होगी? एक पद में होगी, दूसरा किस में होगी? धातु और उपसर्ग में होगी।
और किस में होगी? समास में होगी ना, समास में। इन तीनों में नित्य होगी, यही ना, इन तीनों में क्या है? नित्य होगी। नित्य माने सदा होगी, हमेशा होगी ना। इन तीनों अच्छा, धातु नित्या, देखिए धातु और उपसर्ग में जो है क्या है? नित्य होगी। समास में एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में, और कहाँ विवक्षा पर होगी? तो वाक्य में ना, वाक्य में जो है वह किस पर निर्भर करता है? विवक्षा। विवक्षा का अर्थ होता है इच्छा। ये जो बोलने वाला है यह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वाक्य में संधि कार्य किया जाए कि नहीं किया जाए। तो आपसे पूछ देगा कि वाक्य में संधि कार्य नित्य होगी कि विवक्षा में होगी, तो क्या बताएंगे? विवक्षा इच्छा में। नित्य कहाँ कहाँ हो रही है? एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में, 3 जगह संधि कार्य नित्य हो रहा है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो ना, हमेशा इन सभी जगह हमेशा होगी नित्या समास है। और समास में भी नित्य होगी। वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते, वाक्य में जो है वह इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए ऊपर पढ़िएगा, लिखा है एक पद में भिन्न भिन्न अवयवों में, धातु और उपसर्ग के बीच और समासों में, ये 3 चीज अंडरलाइन करिएगा। एक पद, धातु और उपसर्ग और समास में, ठीक। यहाँ संधि अवश्य होगी, माने कोई संदेह नहीं है, विकल्पात्मक नहीं है। ये कुल मिला के यहाँ विकल्प की बात कर दी गई, होगी भी नहीं भी होगी, ये उसकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकती। कहाँ संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकती? एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में, इसमें संधि ऐच्छिक नहीं हो सकती। इसमें जो बोलने वाला है, जो करता है, उसमें उसकी इच्छा नहीं, उसमें ऐच्छिक नहीं है। वाक्य अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना न करना संहिता माने बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर होगा। वाक्य में जो बोलने वाला है वो उसकी इच्छा पर निर्भर होगा। हमको लगता है समझ में तो आया होगा कि नहीं आया? हम कोई दिक्कत होगी बताइएगा। फिर देखिए लिखा एक पद का उदाहरण, आपसे मान लो पूछ दे, चूँकि टीजीटी में स्पेशल दे दिया है तो आप किताब से पूछेगा, बाहरी उदाहरण बहुत नहीं देते हैं, अन्यथा बहुत समय खींच जाएगा इसमें, ठीक है। लिखा है पौधन अकह ना, ये एक ही पद है ना, पौ, औ को क्या बनता है? आव बन जाता है ना, औ को आव बन जाता है। अभी फिलहाल यहाँ संधि तो पढ़ा नहीं, तो जो अयादि संधि वाला उदाहरण है, नय धन अकह नाय कह बनता है ना, पौधन अकह बोधन अनम भवनम बनता है। अयादि संधि वाला हमको लगता है सारा उदाहरण इसमें चल जाएगा ना। तो ये पौधन अकह मिलकर के क्या बनता है? पावकह, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है वो किसका हो जाएगा? एक पद का। पौधन अकह, मानो परीक्षा में पूछ दे कि ये किसका उदाहरण है तो क्या बताएंगे? एक पद का उदाहरण ना, पौधन अकह, एक ही पद है, पावकह कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? उपसर्ग और धातु, दूसरा यही लिखा था ना, श्लोक देखिएगा, संहितैक पदे नित्या, माने एक पद में संहितैक, संहिता माने संधि, संहिता जो लिखा है वहाँ से संहिता ले लो, संहिता एक पद में नित्या माने एक पद में नित्य होगी। और कहाँ होगी? कह रहे हैं धातु और उपसर्ग में। तो धातु और उपसर्ग का उदाहरण देखना, लिखा है निधन अवशत, इसी के आगे लिख दे रहे हैं नि अवशत, ये अवशत धातु है और नी क्या है? उपसर्ग है ना। जहाँ धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होगी, जैसे कोई वाक्य बोलना है तो उसमें हम नी अवशत अलग अलग नहीं बोल सकते हैं, बात समझे? कह रहे हैं कि धातु और उपसर्ग यदि इस तरह से कुछ हो तो वहाँ संधि कार्य क्या होगा? नित्य होगा। तो आपका धातु और उपसर्ग का जो उदाहरण, तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? या, तो क्या बन जाता है? न्य व शत, ठीक है, यही बनाया है ना। फिर देखना उत धन आलोकयत, इसमें उत क्या है? उपसर्ग है,
अलोकयत लंग लकार वाली धातु है, अलोकयत। उत धन अलोकयत लिखा है तो क्या बनेगा? उद लोकयत, उत धन अलोकयत। इसी का उदाहरण है उत धन अलोकयत। ठीक, अब ये त आ इसमें जुड़ जाएगा ना तो क्या बनेगा? उत धन, हाँ उद त के स्थान पे दा हो जाएगा ना, उद लोकयत। ये जो है उदाहरण उपसर्ग और धातु का है ना। धातु और उपसर्ग का तो देखिए उपसर्ग है और धातु है। अब कोई समास का उदाहरण देख लीजिए, इसमें 2 ही उदाहरण था ना, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। समास का उदाहरण देखते हैं। कृष्ण धन आश्रम लिखा है ना, कृष्णस्य आश्रम बनेगा। अगर इसका समास करना हो तो षष्ठी हो जाएगी ना। तो कह रहे हैं कि समास में भी नित्य होगी। अब कृष्ण का अ और आश्रम का अ मिलकर के क्या बनेगा? आ बन जाएगा ना, दीर्घ संधि हो जा रही है। अभी फिलहाल ये बताना हमारा उद्देश्य नहीं है कौन संधि हो रही है, बस आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये जान पाए। इसका इधर लिख दे रहे हैं उदाहरण। देखिए कृष्ण धन आश्रम, क्या लिखा है पूरा? ये अस्त्रम लिखा है ना, हाँ ठीक तो लिख रहे थे, अस्त्रम लिखा है। अब इसका अ और इसका अ ये दोनों मिल जाएगा ना तो क्या बन जाएगा? कृष्णास्त्रम ना, यही बनाया है। ये जो है समास का उदाहरण, समास कृष्ण धन अस्त्रम। उसी तरह श्री धन ईश पढ़ते भी है ना हम लोग दीर्घ संधि में, श्री धन ईश, तो श्री का ई और ईश का ई मिल करके ई बन गया। कह रहे हैं कि ये समास का उदाहरण 2 दे रहे हैं, उपसर्ग का उदाहरण दिए और एक पद का उदाहरण दिए। फिर वाक्य में देखिए लिखा है रामः गच्छति वनम। राम कहाँ जा रहे हैं? वन जा रहे हैं ना, रामः गच्छति वनम। एक बार देखिए रामः गच्छति वनम में संधि नहीं हुई है ना, रामः गच्छति वनम में संधि कार्य नहीं हुआ है। अथवा क्या लिख सकते हैं इसको? रामो गच्छति वनम, ये भी बन जाएगा ना। देखिए विसर्ग को इधर रेप हो गया है, हुआ है ना, रामो गच्छति वनम। मुझे लगता है समझ गए होंगे, बहुत दिक्कत नहीं है, इसको लिख नहीं रहे। रामा गच्छति वनम में संधि कार्य नहीं हुआ है, रामो गच्छति वनम में संधि कार्य हुआ है। ये कर्ता की विवक्षा पर निर्भर कर रहा है कि आप मन कहे तो रामः गच्छति वनम भी लिख सकते हैं और रामो गच्छति वनम भी लिख सकते हैं, दोनों सही ही है। इसीलिए कहे कि संहितैक पद है नित्या, जो संधि होगी वो एक पद में नित्य होगी। और क्या? नित्या धातु उपसर्ग। नित्य माने हमेशा, सदा, निरंतर ना। नित्या निरंतर कहाँ होगी? धातु और उपसर्ग में होगी, एक पद में होगी। नित्या समासे, और नित्य कहाँ होगी? समास में होगी। वाक्य तो सा विवक्षापेक्षते, और वाक्य में जो है वह बोलने वाले की इच्छा पर। तो जो अंतिम उदाहरण दिया है वो वाक्य का है ना भाई। एक वाक्य बन गए, कई शब्द मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अब देखिए रामा गच्छति वनम सब शब्द तो है और कई वर्ड मिलकर शब्द बनते हैं ना, और जब कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। तो रामा गच्छति वनम अथवा रामो गच्छति वनम हो जाएगा ना। यहाँ एक में संधि कार्य हुआ और एक में संधि कार्य नहीं हुआ। आगे चलें, 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। संधि के कारण नीचे, इसमें जो अंडरलाइन करने लायक है उसको करते जाइएगा। संधि कहाँ कहाँ नित्य होती है और कहाँ विवक्षा पर निर्भर है, ये समझिएगा। दूसरा एक एक उदाहरण जो भी पुस्तक का दिया है आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा तो नहीं है, मुझे लगता है समझ जाएंगे। उपसर्ग और धातु वाला भी ना, और ये भी आसान है। समास का भी एक ही दो दिया है, वाक्य का एक ही उदाहरण दिया है। संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। संधि के कारण
नीचे लिखे परिवर्तन क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। कैसे परिवर्तन, तो कह रहे हैं लोप, संधि में लोप भी तो होता है ना। तो कह रहे हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का, जैसे देखिए लिखा है राम आयाति, लिखा है ना, तो राम में अंतिम क्या दिख रहा है, रामा में अंतिम में क्या है, विसर्ग है। अब फिर देखो उधर लिखा है रामा, राम आयाति लिखा है ना, और पहले शब्द के अंतिम अक्षर का क्या हो गया, लोप। तो अंतिम अक्षर क्या है, विसर्ग है ना। फिर देखिए बाद में लिखा है राम आयाति, आगे स्वर है, आयाति क्या है, स्वर है, राम आयाति। तो पहला कहते हैं कि संधि में, संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं संधि का। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का क्या हो जाता है, लोप। तो पहला उदाहरण दिए रामा आयाति, रामा में विसर्ग का क्या हो गया, तो पहला शब्द वही है ना, राम। फिर कह रहे हैं अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, कभी कभी द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, जैसे देखिएगा दोषा अस्ति, दोषा अस्ति। अब ये क्या बना, आ देखिए वहाँ से दोषा अस्ति, तो क्या बन गया, दोषो अस्ति। आ उधर क्या हो गया, पूर्वाग्रह हुआ है ना, पूर्व रूप संधि हुई है, यहाँ दिख रहा है ना, दोषो अस्ति बन गया। तो कह रहे हैं कि बाद वाले का भी कभी कभी लोप हो जाता है, कभी कभी पहले वाले अक्षर का लोप हो जाता है। दोनों के स्थान में कोई नया वर्ड भी आ सकता है, दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, कोई नया वर्ड आ सकता है। ये सब आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, हमको नहीं लगता बहुत इसमें बताने की ज़रूरत है। दोनों के स्थान में कोई नया वर्ड भी आ सकता है, दोनों के स्थान में अब रमा भी एक शब्द है और इस भी है ना, तो दोनों के स्थान में रमा का आ और इस का ई दोनों मिलता है, तो क्या बनता है, ए। दोनों मिल करके दो, जब संधि कार्य होता है, कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के स्थान में कोई नया आ जाता है। दोनों तो रहते ही हैं ना, माता पिता तो रहते ही हैं, बीच में कोई नया बच्चा भी आ जाता है ना, दोनों के स्थान में कोई नया आ जाता है। तो पहले प्रेम दो ही लोगों में रहता है ना, पति पत्नी के बीच रहता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच रहता है, और उसके बाद जब बच्चा आ जाता है तो प्रेम सबका किधर भाग जाता है, बच्चे की तरफ। माँ भी बच्चे को मानती है, पिता भी बच्चे को मानता है, तब पूरी लड़ाई बच्चे पे टिक जाती है। उस तरह तो दोनों में होती है, उधर से वो भी बोलेगा इसको नहला नहीं सकते, उधर पत्नी भी चिल्लाएगी इसको ये सामान नहीं आई बच्चे के लिए। तो वो दोनों में भी कभी कभी दोनों मिलकर भी कोई तीसरा आ जाता है। तो इसका तो सबसे सही उदाहरण यही बन जाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का लोप हो सकता है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का, दूसरे शब्द के पहले अक्षर का, दोनों मिलकर कोई नया शब्द भी आ सकता है, कोई नया वर्ड आ सकता है ना। अब आ और ई मिलकर के क्या बनता है यहाँ, ए, तभी तो रमेश बना है ना, आ और ई मिलकर के क्या बना है, ए। तो दोनों माता और पिता के संयोग से कोई पुत्र या पुत्री का जन्म ले लिया, वो ए बन गया। फिर कहते हैं अथवा दोनों में से किसी एक के स्थान में नया वर्ड आ जाए, दोनों में से किसी एक के स्थान में क्या हो जाए, नया वर्ड आ जाए। दो लोग हैं और उनके स्थान में कोई एक नया आ जाए। दो लोग मान लो बतियाने वाले हैं, बतिया रहे थे दोनों लोग, अब बीच में पता चला लड़की सर्विस पा गई और शादी कहीं और कर ली, कोई नया आ गया, और लड़का बेचारा जहाँ था वो वहीं पड़ा है, गुलाब इससे जूझे हुए हैं ना। तो अभी ममता देखेगी तो गुलाब को फजीती है घरे गई बाद। देखा, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये वीडियो ममता तक पहुंचनी भी चाहिए। अभी अभी बीच में बता भी रहे थे किसी की शादी थी ना, इसके लिए पूरा क्लास गवाह है, और ये उस समय आए भी नहीं थे क्लास में। तो दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ड आ जाए, दोनों लोगों में से कोई एक क्या हो जाए, नया आ जाए ना। दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग बतिया रहे हैं, 4-6 साल से बतिया रहे हैं, ऐसे समझिएगा। अब वो 6 साल से बतियावत हो, बीचे में शादी एक जनी ठिका गई, तो और एक जनी तरह ही गई ना, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। एक आदमी जहाँ तहाँ रह गया, वो एक का भी परिवर्तन हो सकता है, कोई नया आ जाए। जैसे निधन अवसत, अब नी में क्या हो जाता है,
यह आ जाता है कि नहीं आता है? आता है ना। ई के स्थान पे यह हो जाता है ना, आ तो उधर ही जुड़ जाता है, एक ही का परिवर्तन हुआ ना, एक ही आदमी बदल जा रहा है। न्यवसत बना कस्मिन चित, इसको जरा सा समझा देते हैं, यहाँ थोड़ा क्लिष्ट है। यहाँ एक सूत्र लगा है, इसको पकड़ पा रहे हैं? बहुत लोड मत लिया लोगों, लेकिन इतनी कठिन हो, वहाँ लिखे तो लिख डालना है। लेकिन एक ही चीज़ है, बाबूराम सक्सेना में चीज़ें हैं, लेकिन ना जैसे आप देखेंगी तो उसमें व्याख्या बहुत बढ़िया नहीं दिया है, वो बिना किसी के पढ़ाए समझ में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए लिखा है कस्मिन चित, तो ना को फिर कस्मिन चित लिख रहा है, उधर कस्मिन चित लिख दिया ना। आपका कुछ दिमाग काम कर रहा है? यहाँ कौन संधि बन रही है? च की यहाँ बड़का सा ना बनल हो तो च का तो देखते हैं, च फिर बदाओ मतलब कथ चित्त में नहीं दिख रहा है तब तो कहाँ सा बना, कुछ समझ में आओ था? देख लो क्या लिखा है, कस्मिन चित, ठीक, ये लिखा होगा ना, कस्मिन चित। ये जो ना है, पहली बात तो आप फिर दोबारा देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिख दे लो ना, यहाँ लिख चली गई, यहाँ तक समझ में आवत थी ना? हाँ, तो एक का हाँ, अब उसके बाद लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा है ना, ये लिखा है ना। यहाँ एक सूत्र रखता है, नश्छव्य नहीं, नश्छव्य प्रशान, ठीक है, यह सूत्र ये आता है, कहता है कि यदि प्रशान के अतिरिक्त ना हो, यहाँ देखा प्रशान करना ना है, प्रशान करना ना रहा ना, कस्मिन में प्रशान नहीं लिखा हुआ है ना, ये सूत्र कहता है नश्छव्य प्रशान, और बाद में छव प्रत्याहार होना चाहिए, छव। तो ये देखा छव प्रत्याहार में च आई का दिखा था नहीं, आए जी कन्फर्म करा, हाँ, खप छठत चट तव कापाय तक जाई, ठीक। तो ये सूत्र यहाँ देखिए थोड़ा सा क्लिष्ट था, इसीलिए हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। ये सूत्र आपको, ये जैसे आपने कहा कि यहाँ जो है च के स्थान पे तो च का तो च ही पड़ा है ना, इस चुतु संधि तो आपसे कहती है कि तवर्ग हो और स हो ना, तवर्ग हो और स हो तो च वर्ग और स के स्थान पे तालव्य स हो जाता है। वो यही बताती है ना, जब इन दोनों का क्या होता है, संयोग होता है। इस चुतु संधि क्या बोलती है, इस चुतु में पहले क्या रहेगा, तवर्ग, यही पढ़े हैं ना, तवर्ग हो और स हो ना, तवर्ग हो और स हो, और फिर उस पर किसका संयोग हो, च वर्ग और किसका, स का ना। तो इस स के स्थान पे क्या होता है, ये वाला स आ जाएगा, तवर्ग का स्थान पे च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ कहाँ आप जल्दी से कर दिए हैं, जल्दी से नहीं बन पाया ना, गड़बड़ाया ना, ये नाते पूछते हैं। वही तो बताने जा रहे हैं, पहले मत घबराओ, अभी चीज़ें आ जाएगी। ये कहता है नश्छव्य प्रशान, प्रशान वाला ना न रहे, खाली अप्रशान, बात समझिएगा। ये सूत्र कहता है नश्छव्य प्रशान कि प्रशान का ना नहीं होना चाहिए, और तो ये प्रशान का ना तो नहीं है, कस्मिन का ना दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अप्रशान। यहाँ नश्छव्य ये पकड़े लोगन, यहाँ छव कही गए, ओकरे बाद यहाँ से आ जब निकाल लेवल जाइए ना, तो यहाँ बनी अप्रशान, ठीक, माने अप्रशान रहे, चाहे प्रशान वाला ना नहीं रहे। तो यहाँ कस्मिन का ना है, ठीक, और इसके बाद ना के बाद छव प्रत्याहार का वर्ड आना चाहिए, आया कि नहीं, छव प्रत्याहार का वर्ड क्या आ गया,
च आ गया, छौ प्रत्याहार में च आ जाएगा। यहाँ तक बात पकड़े, तब ये नश्यभ्य प्रशान सूत्र कहता है आपको कि ये आपसे कहता है कि प्रशान के अतिरिक्त तो जो न रहेगा, न पहले करता है, न को रू करेगा, एक ठे फिर आ जाए न और न को क्या करता है, नश्यभ्य प्रशान न के अतिरिक्त ना वो वाला ना रहे चाहिए। तो ये कहीं मान ले ना, ऐसे समझ लो ना के ही कहेला रू, ठीक। और फिर रू के ऊ को कौने सूत्र से लोप हो जाला, उप दे से आज नु नासिक, उपदेश से आज अनुनासिक सूत्र लगता है। तो ऊ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, रा बचेगा। अब कोई सूत्र याद करिए, आता है खर्व शानो विसर्जनीय से, आता है ना, खर्व शान यो विसर्जनीयस्य, ठीक। ई का कहला, र के का हो जाए, खर्व शानो विसर्जनीय से र को क्या करता है, विसर्ग करेगा ना, इसको क्या करेगा, ये विसर्ग करेगा। फिर एक सूत्र पढ़े होंगे विसर्जनीय से स ना, ऊ का करेला विसर्जनीय से स ना, विसर्जनीय से सह क्या करता है, ये कहता है इसको आप क्या कर दीजिए, सा कर दीजिए। अब आपको यहाँ संधि काम कर जाएगी। अब यह नियम से जब यहाँ आएगी ला कहाँ लोगन, दंत सा पे, एकर मतलब एकरे बीचे में अब आए के ही बैठल, और अब एकरे बाद स्तुत्व संधि काम करी। समझ में आया कि नहीं। अब ये त वर्ग और स मिला ना, त वर्ग और क्या मिल गया, स मिलेगा, तब यहाँ आके ये स बैठा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही ये कहेगा। यहाँ तक तो हम आए, अब तब जा कर के ये संधि आएगी स्तुत्व, पकड़ पाए ये, हाँ इसमें बहुत तमाम सूत्र, ये एक तरह सिद्धि प्रज्ञा और भी सूत्र थे इसमें, देखिए हम बीच में तब भी यहाँ सूत्र यही लगा है, नश्यभ्य प्रशान लगा है। वो कहता है ना आए, वो ई ना के छोड़ के ना, तो प्रशान वाला ना है ना, इस ना को अनुसार ये फिर ना ले आया है, ना को रू किया गया, रू को रा किया गया, रा को विसर्ग किया गया, विसर्ग को सा किया गया, और इस सा के बाद फिर अभी मान लीजिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, चित्त के लैला लोगों खाली पूरा लिख देती तब पकड़। नश्यभ्य प्रशान, देखिए बाबूराम सक्सेना में एक ही चीज़ तो है, या तो चीज़ को रटिए या तो समझिए। देखिए अगर आप मतलब डिटेल समझेंगे, वैसे तो कोई बताता नहीं, आप किसी का भी देखेंगे ना वो खींच करके वहीं से मार देता है, कोई भी हो गया। हाँ वो कह दे कस्मिंचित, हम भी वैसे ही खींच के लेके चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप इसको जान पाएँ। अब यहाँ है चित्त, तो इस चित्त तो क्या कहता है भाई, एक पद इधर बना है ना, तो इसको ये यही कह रहा है कि सा के बाद यदि चवर्ग हो या स हो, तो उस सा को ये क्या करता है, इदा को, हाँ तब यही क्या बनता है, चित्त। अब इसको मिला करके क्या लिखा है, कस्मिन चित्त, हम इसको हटा दे रहे हैं। समझ गए होंगे ना आप लोग, ठीक है। देखा ऐसे लिख लो ना, कस्मिन चित्त ऐसे लिखा है ना, चल कोनो बात ना। अरे तुमको कुछ बताना नहीं है वहाँ कुछ, हाँ वो सूत्र लगा है, जैसे लास्ट में इस तो काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी जैसे आप लोग फंस जाते हैं तो उतना मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया कि आप ये जान पाएँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रमाधनी इसमें हम नहीं उठे, वो एकदम पॉपुलर है, टीजीटी वाले खातिर हमें ना लगा था कि हमें बैठ के सिद्धि करें, और अगवा कुल मिल जाए ना, और निधन औसत। अब इसके बाद देखिए दोनों स्थानों में कोई एक नया वर्ड रमाधनीश को देखा गया, फिर कहते हैं अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ड आ जाए, दोनों में से किसी एक के स्थान में क्या हो जाए,
नया वर्ड आ जाए। तो इधर नया वर्ड क्या आया, स आया कि नहीं आया? ये जो हम लोगों ने इष्टुत्व से क्या हुआ, स ले आया गया ना, दोनों के स्थान में क्या हो गया, कोई नया वर्ड, माता पिता के बीच में कोई नया बच्चा आ गया। ठीक, फिर वो उदाहरण दिया नैवश्यत और कस्मिंचित। फिर कह रहा है दोनों में से एक का द्वित्व, द्वित्व माने दो बार, द्वित्व माने दो बार, कह रहे दोनों में से एक का द्वित्व यथा कस्मिन अवसरे, क्या लिखा है, कस्मिन अवसरे, अब ना दो बार ले लो, एकस्मिन अवसरे लिखा है ना, एकस्मिन अवसरे, तो एकस्मिन अवसरे देखो ना दो बार कर दिया, एकस्मिन अवसरे को एकस्मिन अवसरे, ना दो बार दिखा है ना, एक बार एकस्मिन, ना हलंत है दिख रहा है ना, संधि विच्छेद हुआ है तो, अब फिर लिखा है अवसरे, ना दो बार कर दो, एकस्मिन अवसरे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकस्मिन और अ जोड़ देना नाम में ना, तो क्या बन जाएगा, अवसरे, एकस्मिन अवसरे। शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना हुई है, बताइएगा। जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों क्या हों, स्वर हों। कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे यदि धन अपि, यदि में अंतिम स्वर क्या है, ई है, और अंत शुरुआती जब किया जाएगा तो दूसरे वाले में क्या मिलेगा, कोई स्वर संधि का उदाहरण बताइए, सब बन जाएगा, इस पे बनेगा ना। स्वर संधि के को उदाहरण आवत है याद, स्वर संधि का, यदि धन अपि बना। अब क्या बोल रहा है किताब, क्या कर रही है आपकी, कह रही है कि जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों क्या हो जाए, स्वर हो जाए। तो पहले का अंतिम वर्ण क्या दिख रहा है, ई, और अंतिम का पहला वर्ण आ। अभी बन क्या रहा है हमें नहीं अभी बता रहे हैं, ठीक है, यद्यप बनता है वो उसको अभी छोड़ रहे हैं। कह रहा है कि जहाँ पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, विद्याधनालय, विद्यालय, तमाम इसका उदाहरण बन जाएगा ना। श्रीधन ईश बनेगा ना, श्रीधन ईश, श्री में अंतिम में क्या है, ई है, और उधर से लेंगे तो पहला ई आ जाएगा ना। तो इसको कौन संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, जहाँ पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर हो। देखिए इधर भी स्वर इधर भी स्वर, यही आप बस समझिए। कह रहा है कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों क्या हो, स्वर हो, उसको स्वर संधि कहेंगे। बात समझ गए। फिर देखिए नंबर 2 में, जहाँ दोनों में से पर स्वर हो, पूर्व क्या हो, व्यंजन हो। जहाँ दोनों में से पर क्या हो, स्वर हो, पर वाला क्या हो, स्वर हो। जैसे जगत धनीश, पर माने देखा सच्चो कुल पगलाएगा ना, जगत धन ईश, तो क्या कह रहा है, पर वाला क्या हो, पर माने बाद वाला स्वर हो, और पहले वाला व्यंजन हो, यही लिखा है ना। तो ये कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। जगदीश वाला उदाहरण ले लीजिए, या सत्यचित का उदाहरण मिल जाएगा, बनेगा ना। ये कह रहा है वाक्धन हरि, जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ क्या हो, दोनों व्यंजन हो जाए ना, क्या बनेगा, वाक्धन। ये कौन संधि हो जाएगी, वाग्धन हरि, व्यंजन संधि हो जाएगी ना। इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन दिख रहा है, वाघघरी 2 बनता है इसका, ठीक है, इसका 2 नियम है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, व्यंजन, यस पकड़ा लोगन, व्यंजन और स्वर मिल करके ऐसे समझना, व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन।
इधर क्या हो जाएगा? स्वर स्वर मिल करके क्या बन जाएगा? स्वर संधि। ठीक, समझ रहे हैं ना? स्वर और स्वर मिलकर स्वर संधि, व्यंजन और व्यंजन मिलकर भी नहीं, यहाँ देखिएगा, व्यंजन और स्वर मिलकर भी व्यंजन संधि, अब व्यंजन और व्यंजन मिल जाएगा तो भी व्यंजन संधि। ठीक, कबो कबो ऐसे दे देला और आदमी पकड़ नहीं पाता है, कुछ नहीं लाइन में। अभी ऐसे लिखने के तो हम लिख देते, लेकिन जब पंक्ति आप पढ़ लिखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, एक एक उदाहरण पकड़ेंगे। अभी कह रहा है व्यंजन और व्यंजन मिलके कौन संधि हो जाए? व्यंजन। एक चीज़ जान ले लोगन, संधियाँ पहचानल जाले पहले वर्ड, पहले वाले पद से ना। संधि की जो पहचान होती है वो पहले पद से होती है। अभी देखिए, यहाँ स्वर था ना, इधर भी स्वर तो स्वर हो गया, इधर व्यंजन है इधर स्वर है, लेकिन ये फिर भी व्यंजन संधि हुई। इसका मतलब पहचान हमेशा पहले पद से हो रही है ना। फिर कह रहा है कि जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, पहले का क्या हो? अंतिम वाला विसर्ग हो। जैसे रामः करोति ना, रामः क्या है? विसर्ग है ना। या नमः करोति ले लीजिए ना, नमः करोति। कह रहे हैं कि जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर व्यंजन हो, हम लेते हैं नमः करोति, या रामः अस्ति ले लीजिए, नमः करोति पहले करते हैं। नमः करोति, यही लिखा है ना, नमः करोति। कह रहा है कि जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो तो नमः में क्या है? विसर्ग है, और द्वितीय का प्रथम स्वर अथवा व्यंजन हो, वो स्वर भी हो सकता है व्यंजन हो सकता है। तृतीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता है, दूसरे के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता। एक स्वर और व्यंजन का दोनों का ले लीजिए जरा सा। रामः अस्ति, पहले के अंत में विसर्ग और उसके बाद इधर स्वर, इधर विसर्ग इधर स्वर। ठीक, विसर्ग संधि का उदाहरण है सब ना। यही कहेगा आपसे कि आरंभ के विसर्ग नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता। ठीक, अब नीचे स्पष्टीकरण आपको दे रहा है, कह रहा है कि इनमें से एक नंबर को स्वर संधि कहेंगे, एक नंबर को क्या कहेंगे? देखिए हम पहले कह दिए हैं, एक नंबर को ये स्वर संधि हो गई आपकी, स्वर संधि। एक नंबर को स्वर संधि कहेंगे। फिर देखिएगा 2 नंबर में क्या लिखा है, कह रहा है 2 नंबर को, और फिर कह रहा है कि 1 नंबर को स्वर संधि, 2 और 3 को व्यंजन संधि कहेंगे। तो देखिए 2 और 3 को व्यंजन 2 बार लिखे हैं ना, 2 और 3 को क्या कहा गया? व्यंजन संधि कहा गया। फिर और क्या कह रहा है? 4 को विसर्ग संधि कहेंगे। ये किसका उदाहरण बन जाएगा? विसर्ग का। ये क्या कहे कि विसर्ग के बाद माने विसर्ग प्लस व्यंजन ना, विसर्ग प्लस व्यंजन हो, या विसर्ग प्लस व्यंजन और फिर विसर्ग प्लस स्वर, तो भी क्या बनेगा? विसर्ग संधि ना, विसर्ग संधि। वही कह रहा है कि 4 नंबर को विसर्ग संधि कहें। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे कल देखते हैं।